हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। और इस चैप्टर की जो लेखिका है वो अनीस जंग हैं। और ये चैप्टर आपको दो कहानियाँ इस चैप्टर में बताई जाएंगी। लेखिका ने दो कहानियाँ लिखी हैं इसके अंदर, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से हमारा जो समाज है उसमें गरीबी जो है उसने बच्चों के साथ, जो गरीब बच्चे हैं उनका किस तरह से मानसिक विकास, शारीरिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो छोटे छोटे ही काम पे लग जाते हैं। और छोटी उम्र में ही जो उनको काम करना पड़ता है उसके कारण उनका जो छोटा सा जो बचपन होता है वो जवानी की दहलीज पर कदम ही नहीं रख पाता। उससे पहले ही वो लोग कई बीमारियों के, कई शोषण के इस तरह से शिकार हो जाते हैं और उनका जीवन खराब हो जाता है। तो इसके अंदर दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी है साहिब की और दूसरी कहानी है मुकेश की। इसके कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लेखिका के बारे में बता देती हूँ। अनीस जंग भारतीय लेखिका ही हैं। उन्होंने अपनी आधी पढ़ाई भारत में और आधी पढ़ाई अमेरिका में पूरी करी। उसके बाद में उन्होंने पत्रकारिता में बहुत योगदान दिया है। भारत वर्ष में पत्रकार के रूप में काम किया और बाहर विदेश में भी उन्होंने पत्रकार के रूप में काम किया। और उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कहानियों की वो ये है कि वो जो आम जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखती हैं, समाज का आईना लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती हैं। एक सामाजिक समस्या को भी वो सबके सामने लेके आना चाहती हैं ताकि हम उसका कोई समाधान निकाल सकें। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में पहली कहानी एक साहिब नाम के बच्चे की कहानी है, जो कि सीमापुरी नाम का एक इलाका है जो दिल्ली के पास में है, बिल्कुल दिल्ली की सीमा पर ही है। वहाँ पर रहता है और अपने परिवार के साथ रहता है और वो कचरा बीनने का काम करता है। जो कचरा होता है उसमें से चीज़ें उठा के सुबह सुबह वो अपने घर से थैला लेके चल पड़ते हैं, कुछ बच्चे साथ में ही, और थैला उठा के चलते हैं और उस थैले के अंदर, कचरे के अंदर से जो अलग अलग तरह की जो भी उन्हें चीज़ें मिलती हैं उनको इकट्ठा करते हैं और कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। और इस तरह से कुछ वो पैसे कमा लेते हैं जिससे कि वो अपने परिवार की थोड़ी मदद भी कर देते हैं। और पूरा दिन वो, उनका यही एक मकसद होता है कि उस कचरे के अंदर वो ऐसे तलाशते हैं जैसे कि वो सोना तलाश रहे हो उस कचरे के अंदर। तो ये जो कचरा है इसका दो अर्थ बताए गए हैं इस पाठ में। बच्चों के लिए आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है कचरा, और उनके जो पेरेंट्स हैं बड़ों के लिए जिंदा रहने का साधन। बच्चों के लिए आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ही कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि साहिब नाम का जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे कभी कभी इस कचरे में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 1 की जगह 10 रुपया भी मिल जाता है। तो जिस तरह से चांदी का सिक्का अगर किसी को मिल जाए तो क्या वो खोजबीन करना बंद कर देता है? नहीं करता, वो आगे से आगे उसको खोजता रहता है। तो उसी तरह से जो कचरा है इसके अंदर ये बच्चे अपना भविष्य तलाशते रहते हैं, यानी इसके अंदर वो ढूंढते रहते हैं कि क्या पता उन्हें कौन सी उनके काम की चीज़ मिल जाए। वो आश्चर्य का पिटारा सा है उनके लिए। वो इस काम को करने में अब उनको आनंद आने लग गया, क्योंकि उनको जानते ही नहीं है कि शिक्षा क्या होती है, किस तरह से अच्छा जीवन जिया जा सकता है। उनके जो बचपन से उन्होंने जो सीखा वही वो उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि साहिब नाम का जो बच्चा है उससे लेखिका एक दिन मिलती हैं। उनसे घर के पास में ही रहते हैं वो लोग, सीमापुरी के पास ही लेखिका रहती हैं। तो वो रोज़ उन बच्चों को देखती हैं वहाँ पे कि वो सुबह आते हैं, कचरा बीनते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे करके लेखिका ने उन बच्चों से परिचय कर लिया। एक दिन एक बच्चे को रोककर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा मेरा नाम है साहिब आलम। तो लेखिका मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी कि ऐसा बच्चा जिसको ये पता ही नहीं होगा कि साहिब आलम का मतलब क्या है। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? तो बच्चे को उसका मतलब नहीं पता था। लेकिन अच्छा ही है कि उसको नहीं पता था, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक। तो अगर वो ये सुनता तो वो इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करता कि वो तो कचरा बीनता है और उसका नाम ऐसा पड़ गया। तो लेखिका कोई बात नहीं करती, मुस्कुरा देती हूँ। फिर वो उससे पूछती कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उसने कहा कि क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। तो लेखिका उससे कहती हैं कि अगर मैं स्कूल खुलवा दूँ तो क्या तुम उस स्कूल में पढ़ने आओगे? तो कहता है बिल्कुल आऊँगा। और यहाँ उनकी बात खत्म हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद में जब वापस लेखिका उस बच्चे से मिलती हैं तो बच्चा दौड़ते हुए लेखिका के पास आता है और पूछता है कि क्या आपका विद्यालय खुल गया? अब लेखिका बड़ी शर्मिंदा होती हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ऐसे ही वादा किया था उस बच्चे से, और उन्हें ये याद आता है कि मैंने तो गलत वादा कर दिया। इस तरह के वादे तो इन बच्चों से ना जाने हजारों कितने लोग करते होंगे, और ये लोग इस तरह के झूठे वादों के आदी भी हो चुके हैं। तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हुए लेखिका सोचती है कि मुझे इस तरह का वादा इस बच्चे से नहीं करना चाहिए था, कम से कम कि जो वादा मैं पूरा ही नहीं कर सकती।
उसके बाद उनके साथ में थोड़े थोड़े 2-3 बच्चे और होते हैं। तो एक बच्चे ने उनमें से किसी भी बच्चे ने नीचे पाँव में चप्पलें या जूते नहीं पहन रखे थे। एक बच्चे ने 2 अलग अलग रंग के जूते पहन रखे होते हैं। तो जिस बच्चे ने जूते नहीं पहन रखे, चप्पल नहीं पहन रखी होती, उससे लेखिका पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो वो बच्चा बोलता है क्योंकि मेरी माँ ने जो नई चप्पल लाई थी वो ऊपर ऊपर रख दी, मतलब शेल्फ में कहीं पे रखती हैं, और वो उनको नीचे ही नहीं उतारती, तो इसलिए मैं नहीं पहन पाता। तो दूसरा बच्चा बोलता है वैसे भी अगर इसके पास होती भी तो ये नहीं पहनता, क्योंकि यहाँ पे ये परंपरा है, हमारे यहाँ रिवाज है कि हम लोग बिना चप्पलों के ही रहते हैं, हम चप्पल नहीं पहनते। और उसने खुद ने 2 अलग अलग, उसके पास में जो बच्चा होता है उसने 2 अलग अलग रंग के जूते पहन रखे होते हैं। तो मैं समझ गई कि ये बच्चे खाली इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने इस चीज़ को छुपाने के लिए कि इनके पास चप्पल नहीं है, ये इतने गरीब हैं, इस गरीबी में ये चप्पल खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो इन्होंने एक ये बात पकड़ रखी है कि हम लोग चप्पल पहनते ही नहीं है, यानी हमारा यही परंपरा है कि हम लोग कभी भी चप्पल पाँव में नहीं डालते। तो लेखिका बोलती है अच्छा ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद में फिर वापस वो उन बच्चों से जब मिलती है तो देखती है कि सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह वो बच्चे आते हैं और दोपहर में वो बच्चे पूरा कचरा बीन के गायब हो जाते हैं, और उनका पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह से कब आते हैं और कब चले जाते हैं। उसी तरह से जो इनका जीवन है वो इन बच्चों को पता ही नहीं है कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनका बड़े होने का, दुनिया देखने का टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले ही ये किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे या किसी शोषण का शिकार हो जाएंगे। तो बड़ी दयनीय स्थिति को देखकर लेखिका दुखी होती हैं। तभी देखती हैं कि सामने से साहिब को वो गली के एक कॉर्नर पे सड़क के किनारे से आते हुए देखती हैं। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर होता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो वो बोलता है कि आजकल मैंने एक दुकान पे काम करना, चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया है, और मैं ये स्टील का कनस्तर लेके जा रहा हूँ, और दुकान वाला मुझे 1 महीने के 800 रुपये देता है, और साथ में 2 टाइम का खाना भी दे देता है। यानी कि वो अब इस चीज़ से खुश था कि उसको एक नौकरी भी मिल गई है और वो ढंग के पैसे थोड़े कमाने लग गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कहानी में ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जब वो पहले बच्चा अकेला था, बिल्कुल एकदम पक्षी की तरह निश्चल और बिल्कुल फ्री घूमा करता था सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ टोली में, और कचरा बीनता था। कचरे के अंदर से वो अपना कोई आश्चर्य करने वाली कोई चीज़ ऐसे ढूंढना चाहता था कि जिससे कि उसको कोई फ़ायदा हो जाए, या उसके आंखों में एक हमेशा चमक रहती थी कि क्या पता आज मुझे कचरे में क्या मिल जाएगा। लेकिन अब उसने एक काम पकड़ लिया है जिसमें वो किसी का गुलाम बन गया है, और सुबह शाम उसको वो उस मालिक के अनुसार काम करना पड़ेगा। वो अपने मन का मालिक नहीं रहा, वो उस चाय वाले का गुलाम बन गया है। और उसके हाथ में जो स्टील का कनस्तर था, वो कनस्तर उस थैले से काफ़ी भारी था जो उसका खुद का था, जब वो अपने मन का खुद मालिक था। तो इस तरह से इसने ये दिखाने की कोशिश करी कि जैसे ही उसने काम पकड़ा तो ये दिखाया है कहानी में कि वो किसी का गुलाम बन गया, और अब वो अपने मन का मालिक नहीं है। अब उसका बचपन जो है वो खत्म हो गया, यानी बचपन खिलने से पहले ही, युवावस्था में आने से पहले ही वो गुलाम बन चुका है। अब वो किसी के कहने के अनुसार अपना जीवन जिएगा, उसकी अपनी खुद की कोई मर्जी नहीं चलेगी। तभी वो बोलता है वो उससे कहती है कि तुम्हें भारी नहीं लगता कनस्तर। तो बोलता है कि हाँ भारी तो लगता है, कम से कम जो मेरा पहले वाला जो थैला जैसा जिसमें कचरा उठा के ले जाता था वो तो बहुत ही हल्का था, और उस समय मैं अपने मन का मालिक भी था, लेकिन अब तो मैं दुकानदार का गुलाम बन गया हूँ, मुझे दुकानदार के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। तो पहली कहानी में हमने देखा कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे का बचपन में ही पहले वो कचरा बीनता है परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए, और धीरे धीरे फिर वो काम पकड़ लेता है, और उसको ये भी नहीं पता कि शिक्षा क्या होती है, किस तरह से वो अपना जीवन बेहतर बना सकता है। लेखिका कहती हैं कि नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है। यह दिल्ली से मीलों दूर है, हालांकि ये दिल्ली की सीमा पर ही है। यहाँ पर 1971 में बांग्लादेश से आए हुए कम से कम 10,000 परिवार यहाँ पर रहते हैं, और जिनका एक ही काम है कि वो अपनी रोज़ी रोटी कचरा बीन के, कचरे को बेच के उसी से अपना घर चलाते हैं। तो साहिब ने साहिब से जब लेखिका ने बात की तो उसने बताया कि मेरा पूरा परिवार, यानी जब मैं पैदा हुआ उससे भी पहले से यहाँ पर रह रहा है, और उसकी माँ ने उसको बताया था कि वो लोग बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा है ज़मीनों के ऊपर, और छोटे छोटे उन्होंने अब मिट्टी के और हल्की फुल्के मिट्टी से घर बना लिए हैं जिनके ऊपर टीनों की छतें लगी हुई हैं।
इनके पास आपको राशन कार्ड ज़रूर मिल जाए, क्योंकि राशन कार्ड से उनको भोजन मिल जाता है जो उनके लिए काफ़ी है। बाकी इनके पास और किसी भी तरह का कोई पहचान पत्र नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई और पहचान पत्र की ज़रूरत ही नहीं। खाली इनका मकसद इतना ही है कि हमें 2 टाइम की रोटी मिल जाए, जो उन्हें राशन कार्ड से मिल जाती है, और एक वोट डालने का अधिकार भी इनको मिल जाता है। तो इसी तरह से ये बच्चे जो हैं यहीं पे पलते हैं, बड़े होते हैं, इसी कचरे के ढेर को ही ये अपना भविष्य मानते हैं। इनके परिवारों से जब अगर बात की जाए और पूछा जाए कि वो लोग अपने खेत खलिहानों को छोड़कर यहाँ पे इस कचरे में क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इस कचरे से हमारा पेट भरता है। अगर हम बिना खाना खाए, बिना पेट पकड़े, बिना पेट में दर्द हुए रात को अगर सो सकते हैं इस कचरे की वजह से, ये हमारे को रोज़ी रोटी देता है, तो यही हमारे लिए सब कुछ है। जहाँ पर भी इन्हें ज़्यादा कचरे का ढेर दिखाई देता है वहीं पर ये लोग अपना तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कचरा इनके लिए सोना है, क्योंकि वो इनको भरपेट रोटी प्रदान करता है। तो इस तरह से 1971 में आए हुए बांग्लादेशियों ने यहाँ पर सीमापुरी इलाके में अवैध कब्जा दिल्ली के सीमा पर कर रखा है, और इनकी यही रोज़ी रोटी है और इसी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। साहिब भी इन्हीं लोगों में से एक परिवार का बच्चा है, जिसकी ये कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरी कहानी जो है लेखिका उसमें एक बच्चे की कहानी बताती है जिसका नाम है मुकेश। और मुकेश उससे मिलता है जब वो उससे जब बात करती है तो वो बताता है कि वो गाड़ी चलाना चाहता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम गाड़ी चलाना कैसे सीखोगे? तो वो कहता है कि पहले मैं किसी गैराज में काम कर लूँगा और उसके बाद में मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीख लूँगा। तो इस कहानी में और पहली कहानी में क्या अंतर है कि पहली कहानी में पहले बच्चा खुद अपना मालिक था, अपना जीवन अपने हिसाब से जीता था, और बाद में वो किसी के यहाँ गुलाम बन जाता है और उसकी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती है। और दूसरी जो कहानी है मुकेश की, उसमें लेखिका को ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहता है, यानी वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, वो किसी का गुलाम नहीं बना रहना चाहता। तो उसको ये परिवर्तन देख के बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं कि ये कहानी जो है वो फिरोज़ाबाद नाम की जगह की है, जो भारत का एक औद्योगिक केंद्र भी है, जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम किया जाता है। और यहाँ के जो मैक्सिमम परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो लोग खुद भी और उनके जो बच्चे हैं और आने वाली कई पीढ़ियों से वो लोग ये कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। अब ये जो कांच की चूड़ियाँ जब बनाते हैं तो इसके लिए क्या होता है, एक पर्याप्त टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक अंधेरा कमरा चाहिए होता है जिसमें ना तो हवा होती है और जहाँ पे बहुत तेज़ रोशनी होती है, भट्टियों की जो गर्मी होती है वो, और उसके अंदर इन कांच की जो होता है उसको पिघला पिघला के चूड़ियों का निर्माण किया जाता है। और अधिकतर जो यहाँ के परिवार हैं उन लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जहाँ वो पे अंधेरी कोठरियों में, भट्टियों में जब काम करते हैं घरों के अंदर, और ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। और ये जो कांच की जब चूड़ियाँ बनती हैं इनको पिघला के और जब इनका काम किया जाता है तो जो इसके टुकड़े उड़ते हैं हवा में बिल्कुल बारीक बारीक, उनसे उन लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो मुकेश लेखिका को अपने घर लेके जाने के लिए कहता है, तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। और जब वो उसके घर जाती है तो वो देखती है बहुत ही गंदा सा एक बस्ती है जिसके अंदर गंदी नालियाँ हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, बिल्कुल सकड़ी सकड़ी गलियाँ हैं, किसी का घर आधा बना हुआ है, किसी का छप्पर लगे हुए हैं, किसी ने टीन लगा रखे हैं, घर ऐसे हैं जिनके अंदर खिड़कियाँ तो हैं ही नहीं, और किसी तरह से एक ही परिवार में बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। वहीं पर जानवर हैं, उसी कमरे के अंदर छोटी सी झोपड़ियों में वो जानवर भी रह रहे हैं, इंसान भी रह रहे हैं, सब एक जैसे ही। समझ में नहीं आ रहा कि कोई आदि मानव के टाइम के लोग हैं क्या, जिसमें परिवार के अंदर जानवर, मनुष्य छोटी सी कोठरी में सब एक साथ रह रहे हैं और सब यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर परिवार यही काम कर रहा है चूड़ी बनाने का। जब वो किसी तरह से उसको अपने घर के अंदर लेके जाता है तो एक बिल्कुल संकड़ी सी गली, गंदी सी बदबू जहाँ पे आ रही होती है उसके अंदर वो जाता है और पाँव से धक्का मार के गेट खोलता है। बिल्कुल टूटा फूटा सा दरवाज़ा होता है, वो खुल के जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि पास में जो आधी सी कुटिया बनी हुई है और उसकी जो छत है वो घास की बनी हुई है और एक चूल्हा जल रहा है। उस चूल्हे के ऊपर छन 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 की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसके अंदर पालक की सब्ज़ी उबल रही थी और एक एल्युमिनियम की बड़ी सी प्लेट नीचे रखी हुई होती है जिसके अंदर सब्जियां काट के रखी हुई होती हैं। और एक महिला, छोटी सी बच्ची सी है पर उसकी शादी हो चुकी है, वो मुकेश के भाई की पत्नी है जो बिल्कुल दुबली पतली सी है और वो वहाँ पर खाना बना रही है। अब इतनी छोटी सी बच्ची की शादी हो गई तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। मुकेश के पिता, उसका भाई, उसकी दादी, उन सबका जो परिवार है उसकी जिम्मेदारी वो उठाते हुए घर में चूड़ी बनाने का काम भी कर दी है और उन सब के लिए वो खाना भी बनाती है।
और एकदम सिमटी हुई सी वो कोने में बैठी है। तभी देखते हैं मुकेश जो है उसके जो पिताजी हैं वो वहाँ बैठे हुए होते हैं पास में ही, बिल्कुल पतले से दुबले पतले से, सफ़ेद उनकी दाढ़ी आई हुई और बिल्कुल कमज़ोर पड़े हुए और बीमार से लगते हैं वो देखने में। तो मुकेश की दादी भी वहीं पे बैठी हुई होती हैं और वो उससे पूछती, लेखिका पूछती है कि आप लोग कोई और काम क्यों नहीं करते। तो उसकी दादी बोलती है ये हमारी नियति है, हमारी परंपरा है, हम बहुत सारे पीढ़ियों से हमारा परिवार यही काम करते हुए आ रहा है, हम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने अपने पति को अपनी आंखें खोते हुए देखा है इस काम से, क्योंकि जो इसकी चूड़ियाँ जब बनती हैं और ये उछलता है कांच तो उनसे उनकी आँखें ख़राब हो गई। और जहाँ यहाँ पर जितने भी परिवार हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की आँखें इसी के कारण ख़राब हो जाती हैं और छोटी उम्र में ही वो लोग बूढ़े से लगने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन काम है। तो लेखिका मन में ये सोचती हैं कि कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो इस बस्ती में काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन बच्चों को यहाँ से मुक्त करा के अच्छी शिक्षा दे के अच्छा जीवन जीने के लिए इनको हेल्प कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो ये जो बाल श्रम के चक्रव्यूह में फंस गए हैं बच्चे, इनको किसी न किसी तरह से अगर निकाल दिया जाए तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, इसको एकदम अपनी नियति मान ली है। ये इसको बुरा काम भी नहीं मानते और इससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि आगे इसके अलावा वो और कर भी क्या सकते हैं। तो मुकेश ने जब ये कहा कि वो गाड़ी चलाना सीखना चाहता है तो लेखिका उससे बहुत प्रसन्न थी कि चलो किसी तरह से ये बच्चा तो कुछ अलग सोच रहा है और यहाँ से इस बाल श्रम से शायद ये बाहर निकले। लेकिन बाल श्रम करते करते ये मेहनत करेगा और इससे बाहर निकल के अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो दादी ये कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने ही अपने पति को आंखें खोते हुए देखा है और अब मेरा जो बेटा है ये भी उसी स्थिति में पहुंचने वाला है और मेरा पोते को भी यही काम करना पड़ेगा। तो जब जैसे ही वो वृद्ध आदमी कुटिया के अंदर घुसने लगते हैं तो जो मुकेश की पत्नी होती है खाना बनाते बनाते वो उठती हैं और एक गेट के पीछे की तरफ जाके छोटी सी दीवार होती है टूटी सी, उसके पीछे जाके घूंघट कर लेती हैं, क्योंकि ये उनकी परंपरा है हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से कि जब घर के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी आए तो वो औरतों को, महिलाओं को घूंघट के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ से बाहर निकल के जब लेखिका जब वापस मुकेश के साथ बाहर आने लगती हैं तो वो उससे पहले पूछती हैं कि आपने कोई और काम क्यों नहीं किया। तो मुकेश के पिताजी कहते हैं कि पहले मैं दर्जी का काम करता था और उसके बाद में मैंने ये काम चूड़ियों का काम करना शुरू कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कम से कम अपने लिए एक घर तो बना लिया। हालांकि वो जो घर था, वो जो कुटिया जो उन्होंने बनाई थी झोपड़ी, वो आधी सी ही बनी हुई थी, लेकिन वो इस चीज़ से संतुष्ट था कि चलो कम से कम मैंने अपने परिवार के लिए एक घर तो बना दिया। यानी कि वहाँ रहने वाले जो लोग थे उनके लिए घर बनाना एक बहुत बड़ी बात थी और वो इस चीज़ से खुश था कि उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम तो किया कि वो अपने परिवार के लिए एक रहने के लिए आसरा तो उसने बनाया। इसी चीज़ से वो संतुष्ट था। तो वो पूछती हैं कि आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते, आप लोग सब लोग संगठित होकर एक संगठन क्यों नहीं बना लेते ताकि आप सही तरीके से काम कर पाएँ। तो मुकेश कहता है कि संगठन बनाने से क्या होगा, अगर हम संगठन बनाएंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे तो आखिर में हम लोगों को ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी। जो हमारे जो बिचौलिए हैं, यानी जिनके जो हमें काम दिलाते हैं, वही लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे और पुलिस हमें अंदर डाल देगी। किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई हमारे पर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, वहाँ पे हमारे साथ बुरा व्यवहार होगा, मारपीट होगी और आखिर में आना तो हमें वापस यहीं पड़ेगा। तो हम इस तरह की फालतू की नेतागिरी में नहीं पड़ना चाहते, हम इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि आखिर में बुरा हमारे साथ ही होगा। तो लेखिका को ये देख के बड़ा दुख होता है कि किस तरह से ये बच्चे जो हैं वो इस चक्रव्यूह के अंदर फंस गए हैं, कि जो ब्रोकर्स हैं, जो ये बीच का काम करते हैं कि इन बच्चों को किराए पे काम दिलाते हैं चूड़ियों का, और जो पूंजीपति लोग हैं जिनका सामान बिकता है, उन दोनों के कामों के बीच में ये जो बच्चे हैं ये अपना बचपन खोते जा रहे हैं। और अपनी आंखों के सामने इन बच्चों का बचपन खोते हुए देख के लेखिका बड़ी ही भावुक हो जाती हैं और दयनीय स्थिति देख के चिंतित होती हैं कि किस तरह से इस समाज का विकास हो सकता है, जहाँ पे इसकी जो युवा व्यवस्था में पहुँचने वाले जो बच्चे हैं उनका अभी यौवन आने से पहले ही वो बच्चे किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, या फिर उनका जीवन खत्म हो जाएगा, या फिर वो पूरी तरह से गुलाम बन के रह जाएंगे। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन कहानी ख़त्म होने से पहले वो देखती है कि वहाँ पे बाहर एक लड़की सविता नाम की, जो बिल्कुल पतली सी है, दुबली पतली सी, वो भी इस काम में लगी हुई है। वो बच्ची है अभी, लेकिन उसको अभी ये पता ही नहीं है कि जिन चूड़ियों को वो बना रही है यही चूड़ियाँ एक दिन उसका भाग्य होंगी। उसको इसी तरह से इन लाल चूड़ियों को पहना दिया जाएगा, सिर पे उसके सिंदूर लगा दिया जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी और उसके ऊपर भी एक परिवार की जिम्मेदारी को लाद दिया जाएगा। पहले तो वो इन चूड़ियों का काम कर रही है, अपने परिवार का
सहयोग कर रही है। और आगे थोड़े से दिनों में जैसे वो छोटी सी थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी पूरी जवान भी नहीं होगी, उससे पहले ही उसका विवाह करके इन चूड़ियों को पहना के उसको फिर वापस से अगले परिवार को सौंप दिया जाएगा, जहाँ पे उसको फिर वापस उसी शोषण का शिकार होना पड़ेगा और वो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएगी। जिस तरह से वो जो बूढ़ी दादी वहाँ पे बैठी थी, उन्होंने भी अभी लाल चूड़ियाँ हाथ में पहन रखी थी और पहले वो भी इस बच्ची की तरह छोटी सी बच्ची रही होंगी और किस तरह से उनकी शादी हुई और वापस वो इसी, यानी जहाँ से जिस घर से ये चूड़ियों का काम शुरू हुआ उसी घर में ये वापस पहुंच जाती हैं और इनकी ज़िंदगी में ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। तो इस तरह से ये कहानी जो है वो ख़त्म होती है और लेखिका को कम से कम बस ये देख के अच्छा लगता है कि वो बच्चा जो है वो इस आशा में है कि वो एक दिन गाड़ी चलाना सीख लेगा। और जब वो कहती है तो तुम सीखोगे कैसे, तो वो कहता है कि मैं पास का एक गैराज है उसमें जाके काम सीख लूँगा। तो वो कहती है वो तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के रोज़ चला जाऊँगा। लेकिन उस बच्चे की जो लगन होती है उसको देख के वो बहुत संतुष्ट होती है कि आखिर ये बच्चा तो अपनी मेहनत से यहाँ से बाहर निकलेगा और इस बाल शोषण की से अपने आप को खुद वो बाहर निकाल लेगा। और अगर वो काम सीख लेता है तो वो अच्छा ड्राइवर भी बन जाएगा और वो हो सकता है कि अपनी खुद की गाड़ी लेके काम भी कर सके। तो इस तरह से कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और फिरोज़ाबाद के परिवारों ने जिन्होंने इसको अपनी नियति मान लिया है कि हमें तो यहाँ पर रह के यही काम करना है, अपने बच्चों को भी उन्होंने बचपन से ये शिक्षा दी है, तो वो इसके बाद अलावा कहीं और कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। तो गरीबी और अशिक्षा इन दो चीज़ों ने जो समाज है उसमें, जैसे पहली जो कहानी देखी हमने साहिब आलम जिसका नाम था उसकी और मुकेश की, दोनों ही बच्चे जो हैं वो परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और बचपन में ही उनको ये सिखा दिया जाता है कि यही तुम्हारी नियति है और तुम्हें इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। बचपन से ही उन्हें बता दिया जाता है कि तुम्हें गुलाम की तरह ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी और यही तुम्हें अपनी नियति समझ के मानना पड़ेगा। तो कैसे इन बच्चों को बचपन जो है वो फलेगा फूलेगा, ये इस पे एक सोचनीय स्थिति के बारे में लेखिका हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी बच्चे जिन्होंने अपना बचपन खो दिया। ऐसी बहुत सारी हज़ारों कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं अलग अलग तरह के समाज के बारे में जहाँ पे बच्चों का शोषण किया जाता है। तो हमें इस बाल शोषण को जड़ से ख़त्म करना है और गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसकी लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा फिर अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। एंड जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आ सकूं। आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरे चैप्टर्स पढ़ाए हुए समझ में आ रहे हैं। टीचर के लिए यही बहुत होता है कि उसके बच्चे कोई चीज़ को समझ सकें। तो जब अगले वीडियो को जब तक मैं लेके आती हूँ तब तक बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।